ये क्लास 9th के लिए रोज का अगला चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक। म्यूजिक संगीत, संगीत की ध्वनि। बड़ा अच्छा पाठ है ये। इस चैप्टर की विशेषताएं बता दूं। ये इंट्रोडक्टरी क्लास है आज, तो कोशिश करूंगा कि पहले इंट्रोडक्शन पूरा हो जाए और थोड़ा सा चैप्टर भी मैं पढ़ा लूं। ये चैप्टर तुम्हारा 2 पार्ट में है। इसमें 2 म्यूजिशियंस के बारे में बात की गई है। एक फॉरेनर हैं, विदेशी हैं, और एक अपने देश के। फर्स्ट पार्ट जो तुम्हारा है, एवलिन ग्लेनी। एवलिन ग्लेनी, ये नाम देखो लिखा है, एवलिन ग्लेनी एक महिला संगीतकार हुई। जाइलोफोन प्लेयर, प्लेयर मतलब खिलाड़ी नहीं, बजाने वाला। जाइलोफोन एक वाद्य यंत्र होता है। एक्स फॉर जाइलोफोन तुम लोगों ने पढ़ा होगा या उसको देख सकते हो। ये परकसन इंस्ट्रूमेंट है। परकसन इंस्ट्रूमेंट मतलब जिसमें थोड़ा थोड़ा हम ठोकर मार के, जैसे कुछ होता है ऐसे ब्लो करके फूंक के बजाते हैं, तो इसमें दोनों हाथों में लेकर छोटे छोटे स्टिक्स होते हैं, उसमें बॉल्स के टाइप लगे रहते हैं, उससे ऐसे ऐसे बीट करके बजाते हैं। तुम लोग नेट पर देख सकते हो जाइलोफोन प्लेइंग। तो ये जाइलोफोन प्लेयर हैं एवलिन ग्लेनी, और इसके राइटर हैं डेबोरा कावले। इन्होंने लिखा है इसके बारे में, ये म्यूजिशियन के बारे में। और इसका जो सेकंड पार्ट है वो अपने इंडिया के हैं, और बहुत दूर के नहीं, तुम्हारे यहीं बहुत ही पास बनारस शहर काशी के बिस्मिल्लाह खान, वो शहनाई बजाते थे। उनका भी देहांत हो चुका है, अभी जल्दी ही देहांत हुआ कुछ साल पहले। तो ये 2 पार्ट में है, और ये दोनों म्यूजिशियंस पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए। ये चूंकि पहला पार्ट की हम बात करें, पहला पार्ट हम शुरू करेंगे पहले एवलिन ग्लेनी के बारे में। एवलिन ग्लेनी के विषय में ये सबसे जानना आश्चर्य करता है कि वो डेफ थी। डेफ यानी जो व्यक्ति बहरा होता है, जिसे सुनाई नहीं देता। अब कल्पना करो कि कोई बहरा व्यक्ति संगीत का कैसे आनंद ले सकता है या कैसे पहचान सकता है। म्यूजिशियन होने की तो बात बहुत दूर तक जाती है कि भाई कैसे इतना हो सकता है कि कोई सुन ही ना पाए और म्यूजिशियन बन जाए। तो ये चीज, तो इनके बारे में ये पाठ हमें पढ़ना है। जाइलोफोन में इन्होंने बड़ा नाम किया, और इस चैप्टर में 2 लोगों का नाम आएगा। एक तो एवलिन ग्लेनी, ये जानी पहचानी जाइलोफोन प्लेयर थी जो बहरी थी, लेकिन इन्होंने इस डिसेबिलिटी को, अपनी इस कमी पर विजय प्राप्त करते हुए पूरे संसार में अपना नाम किया। तो जो असंभव सा काम है, जैसे कि किसी के पैर ना हो और वो दौड़ने में अपना नाम कर जाए, तो ये कितनी बड़ी बात है कि कोई गूंगा हो और वो संगीत में अपना नाम कर जाए। असंभव सा काम इन्होंने किया। ऐसे चैप्टर्स इसलिए रखे जाते हैं तुम्हारे सिलेबस में, लिटरेचर में, कि तुम इनसे पढ़कर प्रेरित हो सको, इंस्पायर्ड हो सको, जीवन में तमाम विसंगतियों के बाद, तमाम विसंगतियों के विरुद्ध लड़ सको, तमाम कमियों के विरुद्ध लड़ सको और कुछ अच्छा कर सको। और इसमें एक दूसरा कैरेक्टर है रॉन फोर्ब्स। ये थे जिन्होंने कि पहचाना इनकी प्रतिभा को, और उन्होंने ही उसको मोटिवेट किया, प्रोत्साहित किया उस दिशा में जाने के लिए। तो हम चैप्टर शुरू करते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी कुछ देख लेते हैं, 1 आध 2 पैराग्राफ जो भी हो सकता है इस वीडियो में। तो पहले एक पैराग्राफ वाइज पैराग्राफ में रीड आउट करता हूँ, पढ़ देता हूँ, फिर उसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूँ। Rush hour crowd jostled for position on the underground train platform. A slight girl, looking younger than her 17 years, was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. Deaf, इसको डेफ पढ़ते हैं, डीफ नहीं, डेफ। डेफ यानी बहरा। तो ट्रेन से यात्रा तुम लोगों ने नहीं किया होगा, गांव के बच्चों ने। शहर के बच्चे जानते होंगे, कलकत्ता, बंबई, दिल्ली रहने वाले, कि लोकल ट्रेनें चलती हैं, और ट्रेनें जब आती हैं तो एकदम स्टेशन पे भयानक भीड़ होती है। इतनी भीड़ की कई बार तो लोग मुहावरा कहते हैं कि सरसों भी फेंक दो तो नीचे ना गिरे। भयानक भीड़, कंधे से कंधे छिलते रहते हैं। ट्रेन में चढ़ने में अच्छा खासा परिश्रम लग जाता है।
तो रश आवर क्राउड जॉसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म यानी जो भूमि के नीचे प्लेटफॉर्म था। अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, सबसे पहले कलकत्ता में अपने देश में शुरू हुई ये सेवा, इसको कहते हैं भूमिगत रेल या मेट्रो ट्रेन। दिल्ली में है ये, तो कई जगह बाहर से जाती है। तो ये जमीन के नीचे नीचे पूरा प्लेटफॉर्म, पूरी ट्रेन चलती है। तो ये बात हो रही है लंदन की, लंदन शहर। तो यहाँ पर ये सभी लोग एकदम भीड़ भाड़ थी, और एक स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर दैन हर 17 ईयर्स, 17 साल की एक लड़की, स्लाइट यानी दुबली पतली सी, और इतनी दुबली पतली सी कि वो 17 से भी कम की लग रही थी, was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train। तो ट्रेन जो आ रही थी उसकी वाइब्रेशन, उसकी कंपन, ट्रेन आने वाली होती है तो प्लेटफॉर्म, पटरियां सब धीरे धीरे थरथराने लगती, तो कंपन को वो अनुभव कर पा रही थी, और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, उत्तेजित थी, और नर्वस, थोड़ी घबराई हुई भी थी। तो घबराहट भी थी और नर्वसनेस भी थी। क्यों? क्योंकि इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। लंदन में देखो रॉयल करके कई चीजें हैं, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, रॉयल सोसाइटी ऑफ साइंस। यहाँ मतलब जैसे जिस विभाग का ये बनता है वहां का मेंबर होना बड़े गर्व की बात होती है पूरे विश्व के लिए। तो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक का यदि कोई मेंबर है तो ये बड़े गर्व की बात है। तो वहां उसका ये पहला दिन है इसलिए, और डॉन्टिंग एनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फार्म, और ये स्कॉटलैंड की रहने वाली लड़की थी, इसका बैकग्राउंड वहां का था, तो इनके लिए थोड़ी सी और भी डॉन्टिंग यानी घबराने वाली बात थी कि इतनी बड़ी जगह पे मैं जा रही हूँ, इतना बड़ा शहर और इतनी बड़ी जगह, पूरे वर्ल्ड की रिनाउंड जगह पे जाना है, तो स्वाभाविक सी बात है, डर लगेगा, भय लगेगा। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट, शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ। लेकिन ये एस्पायरिंग म्यूजिशियन, उभरती हुई संगीतकार, जो संगीत को समझना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी, संघर्ष करना चाहती थी, इसके साथ एक इससे भी बड़ा चैलेंज था, इस घबराहट के अलावे, इस ट्रेन की यात्रा के अलावे कि छोटे शहर से आ रही है, छोटे देश से आ रही है, छोटी जगह से इतनी बड़ी जगह पे जा रही है, ये घबराहट, ये चैलेंज, इससे बड़ा एक चैलेंज था कि वो बिल्कुल बहरी थी, वो सुन नहीं सकती थी। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। हर मदर रिमेंबर्स noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano। एवलिन ग्लेनी की जो लॉस ऑफ हियरिंग थी, यानी धीरे धीरे ये श्रवण शक्ति, सुनने की जो शक्ति थी, धीरे धीरे खत्म हो गई। ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे गई। और उसकी माँ याद करती हैं इस घटना को, कहती हैं कि कुछ गलत अनुभव हुआ हम लोगों को जब वो 8 साल की थी और वो प्रतीक्षा कर रही थी कि पियानो को प्ले किया जाए। पियानो भी एक वाद्य यंत्र होता है, उसमें जैसे तुम लोग हारमोनियम देखे होगे गाँव में, उसी का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन पियानो है। हारमोनियम इलेक्ट्रॉनिक नहीं होता, मैनुअल होता है, उसको हम हाथ से ऐसे ऐसे करते हैं और ऐसे ऐसे दबाते हैं, तो ये हवा। और इलेक्ट्रॉनिक में ये नहीं करना पड़ता, मतलब हवा भरना नहीं पड़ता, वो सीधे स्विच करते हैं, वो इलेक्ट्रिक से चलती है, तो वो पियानो। पियानो भी कई प्रकार के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उसके भी ढेर सारे मॉडल्स हैं और अलग अलग प्रकार के हैं। एक तो पियानो वो भी होता है कि जो मुंह से भी प्ले करते हैं, फूंक करके। तो कुछ गड़बड़ थी, माँ ने समझा जब वो 8 साल की थी। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। उन्होंने उसका नाम बुलाया, पुकारा, और वो हिली भी नहीं। आई सडनली रियलाइज्ड शी हैडंट हर्ड। और मैं तुरंत समझ गई कि उसने सुना ही नहीं। माँ ये बात कह रही है कि वो 8 साल की थी, पियानो के बजाने की प्रतीक्षा कर रही थी कि अब इसको बजाया जाए, और मैंने बुलाया और वो सुनी नहीं। तो माँ बताती हैं, याद करने का प्रयास करती हैं कि मैं समझ गई तुरंत कि उसने सुना ही नहीं। सेड इसाबेल ग्लेनी। इसाबेल ग्लेनी उसकी माँ, वो बताती। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज्ड टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। काफी लंबे समय तक कंसील यानी छिपाती रही अपने मित्रों से, अपने टीचर्स से। ये जो बहरापन उसका बढ़ता जा रहा था, इसको छिपाती रही। लोग लज्जा का अनुभव करते हैं ना कई बार कि हमारे अंदर ये कमी है, हम कैसे बताएं। इससे वो बीमारी भी बढ़ जाती है, कई बार दृष्टि भी धीरे धीरे जाती है। मैं एक कवि को जानता हूँ, बड़े विद्वान कवि हैं, शायद इस समय संसार में उससे बड़ा विद्वान कवि कोई हो ही नहीं सकता। वो दोनों आंखों से बिल्कुल नहीं देख पाते, जौनपुर जिले के ही हैं, ब्राह्मण हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी भी ऐसे आंखों की रोशनी गई, पहले वो देख सकते थे। तो धीरे धीरे कई प्रकार की हमारे अंदर विकलांगता आ जाती है। कई बार आदमी धीरे धीरे सोचने की शक्ति खो देता है, कई बार सुनने की, कई बार देखने की। तो इस तरह इस लड़की के साथ भी धीरे धीरे ये हुआ। तो लंबे समय तक ये छिपाती रही। बट बाय द टाइम शी वॉज 11, हर मार्क्स हैड डिटोरिएटेड हर एंड हर हेडमिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट। लेकिन जैसे जैसे वो 11 साल की हुई
तो उसके लक्षण मार्क्स ऐसे आने लगे, नंबर इतने खराब आने लगे, जो परीक्षाओं में मार्क्स आए वो इतना डिटेरियोरेटेड हो गए, मतलब इतना कम हो गए कि हेडमिस्ट्रेस जी थी, हेडमिस्ट्रेस यानी वहाँ की प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापिका, उन्होंने निवेदन किया कि इसको स्पेशलिस्ट को दिखाइए, कुछ गड़बड़ है। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. और जब 11 साल की हो गई, इन्हें स्पेशलिस्ट को दिखाया गया तो जांच पड़ताल में ये पाया गया कि इनके सुनने की क्षमता जो है सीवियरली इम्पेयर्ड, बहुत ही ज्यादा मात्रा में खराब हो चुकी है। ग्रेजुअल नर्व डैमेजेस, धीरे धीरे जो नर्व्स होती हैं हमारे ब्रेन में, नर्व्स होती हैं, तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं होती हैं, वो डैमेज हो गई धीरे 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 करके, और वो काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. तो जो स्पेशलिस्ट थे डॉक्टर्स, उन्होंने सलाह दिया कि हियरिंग एड्स आते हैं, सुनने के अलग अलग यंत्र आते हैं, कई बार कान में लगते हैं, तो वो सब लगे और उसको स्कूल, डेफ स्कूल में यानी बहरों वाले स्कूल में भेजा जाए। एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक सेज एवलिन। एवलिन अब इस बात को याद करते हुए कहती हैं कि सब कुछ अचानक से मुझे काला काला सा दिखने लगा, पूरा भविष्य मुझे अंधकार में दिखने लगा कि अब मैं सामान्य बच्चियों के साथ, उनके बच्चों के स्कूल में नहीं जा पाऊंगी, सामान्य नहीं रह पाऊंगी, मुझे गूंगे बहरों वाले विद्यालय में जाना पड़ेगा। सुनाई देना बंद हो रहा था लगभग। But Evelyn was not going to give up. She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. He began by turning two large drums to different notes. Don't listen through your ears, he would say. Try to sense it some other way, says Evelyn. Suddenly I realized I could feel the higher drum from the west up and the lower one from the west down. Forbes repeated the exercise, and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations. The rest was sheer determination and hard work. But Evelyn was not going to give up. गिव अप यानी हिम्मत हार जाना, साहस खो देना। लेकिन एवलिन छोड़ने वाली नहीं थी, वो हिम्मत हारने वाली लड़की नहीं थी। शी वॉज डिटरमिन्ड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। वो डिटरमिन्ड थी, बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर चुकी थी कि वो सामान्य जीवन ही जिएंगी और म्यूजिक में जो उनका लगाव है उसको आगे रखेंगी। परस्यू करना यानी लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ना। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ xylophone and decided that she wanted to play too. एक दिन की बात है कि उन्होंने एक लड़की को देखा xylophone बजाते हुए और ये निश्चय किया कि ये तो मैं भी बजाऊंगी, मुझे भी xylophone बजाना अच्छा लगता है। उस लड़की को देख के इन्हें ऐसा लगा और इन्होंने ये निश्चय कर लिया। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, और ज्यादातर टीचर्स ने उनको डिस्करेज किया, हतोत्साहित ही किया, कह रहे भाई तुम बहरी हो, तुम कैसे बजाओगी, गाना बजाना तुम्हारे बस का है नहीं, तुम्हें सुनाई नहीं देगा, क्या करोगी, डिस्करेज किया उनको। बट परकशनिस्ट, जो परकसन इंस्ट्रूमेंट यानी जो इस तरह से बजाते हैं चोट करके, जितने वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं उनको परकशनिस्ट कहते हैं, उसमें xylophone भी आएगा और ढेर सारे वाद्य यंत्र और भी आएंगे। तो उनका नाम था रॉन फोर्ब्स। उन्होंने स्पॉट किया यानी पहचाना लक्षण को, हर पोटेंशियल, उनकी क्षमता को, एवलिन की क्षमता को इस परकशनिस्ट रॉन फोर्ब्स ने पहचाना। He began by turning two large drums to different notes. टर्निंग नहीं, ट्यूनिंग। बड़े बड़े ड्रम लिए, ड्रम यानी ढोल की तरह ड्रम होता है, वो इस तरह काफी बड़ा गोल सा होता है। मैं दिखाता हूं, तुम लोगों को शायद समझ पाओ। ये दोनों ओर ऐसे बजाया जाता है, कई बार ऐसे पेट पे ऐसे टिका लेते हैं और इस तरह बजाते हैं। कई बार ये ड्रम स्टैंड वगैरह पर भी लगे रहते हैं, तो इस तरह से। ये थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, चित्र ये थोड़ा ऐसे जाएगा। तो ये इस तरह से ड्रम होते हैं, इसको तुम लोगों ने फिल्मों वगैरह में देखा होगा।
मिलिट्री जब मार्च करती है उसमें भी देखा होगा। तो इस ड्रम को ट्यून किया। ट्यून करना मतलब उसकी जो आवाज़ है उसको एक निश्चित सीमा पर उन्होंने उसको सेट कर दिया और कहा डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, कानों से मत सुनो, क्योंकि कान से तुम सुन नहीं पाओगे, तो इसकी आवाज़ को कानों से सुनने का प्रयास मत करो। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। एवेलिन ये बात बताती है कि भाई गुरुजी ने ये कहा, उनके टीचर ने रॉन फोर्ब्स ने ये कहा कि इसको कानों से मत सुनो, कुछ और तरीका निकालो, इसको महसूस करो, सेंस करो, इसको अनुभव करने की। सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। तो एवेलिन बताते हैं कि अचानक मैंने ये समझा, जब उसको बजा रहे थे उस ट्यून पर, जितने पे उसको ट्यूनिंग कर दी, तो उसने समझा कि कमर के ऊपर जो बड़ा वाला ड्रम था वहां मैंने अनुभव किया, और छोटा वाला जो ड्रम था उसको कमर के नीचे अनुभव किया। यानी उस आवाज की कंपन को, वाइब्रेशन को, वो हाइट बड़ा था तो बड़े वाले का यहाँ पे अनुभव हो रहा था, थोड़ा कमर के ऊंचाई पर, और उसके नीचे उसकी अनुभव उनको कंपन का हुआ। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, और जो टीचर थे फोर्ब्स, जो ये हेल्प कर रहे थे, वो इस एक्सरसाइज को रिपीट कर रहे थे बार बार कि वो इसको समझ पा रही है कि नहीं इस साउंड को। एंड सून एवेलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। और धीरे धीरे एवेलिन ने ये खोज लिया कि उनके देह के जो अलग अलग हिस्से थे, अलग अलग भाग थे, वहां वो अलग अलग साउंड को अनुभव कर पा रही थी, यानी उस वाइब्रेशन को अपनी बॉडी में महसूस कर पा रही थी। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। तो मैं सीख चुकी थी धीरे धीरे कि मेरे शरीर का जो पार्ट था वो खुल गया और इस चीज को अनुभव करने लगा। वाइब्रेशन जो साउंड की होती है, जो कंपन होता है ध्वनि से, उस कंपन को मैंने देह से महसूस करने का प्रयास करना शुरू किया। जैसे हम लोग सामान्य मनुष्य है ना, तो बहुत बड़ी आवाज होगी तो कंपन को हम महसूस कर सकते हैं। जैसे ट्रेन जाएगी या गाड़ी जाएगी तो जमीन थोड़ी सी कांपती, हमें अनुभव होगा। लेकिन अगर हम अपने सेंस को बढ़ा लें तो हम बॉडी में भी छोटे छोटे साउंड्स को भी फील कर सकते हैं। तो ये उन्होंने धीरे धीरे डेवलप किया। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। और बाकी की सारी कहानी उनका डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ निश्चय और हार्ड वर्क यानी कड़ी मेहनत है। तो यहां तक रखते हैं हम। 3 पैराग्राफ हमने कर लिया फर्स्ट पार्ट में। ये इंट्रोडक्शन भी हो गया और 3 पैराग्राफ भी हो गया। अगले पार्ट में हम इसको आगे करेंगे। धन्यवाद।